अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम ऑफ फिज़िक्स। मेरा नाम है सुहेल खान नियाज़ी और आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है कूलम्स लॉ। इससे पहले हमने चार्ज पढ़ा है, चार्ज के टाइप्स के बारे में पढ़ा है और चार्ज के साथ एसोसिएटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो चार्जेस होते हैं इन चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन पाया जाता है। अब ये फोर्स ऑफ रिपल्जन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्जेस के दरमियान कितना होता है, उसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब सबसे पहले चार्ल्स कूलम साहब जो था उसने दिया था। उसने एक डिवाइस बनाया था और उस डिवाइस का नाम था टॉर्जन बैलेंस। 1785 में उसने टॉर्जन बैलेंस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कराए और उन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में जो रिजल्ट्स आए उन रिजल्ट्स को एक लॉ की सूरत में कूलम साहब ने जो है पेश किया। कूलम लॉ का जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूं है: द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between two static point charges is directly proportional to the product of magnitudes of charges and inversely proportional to the square of distance between the charges। अभी इस लंबे चौड़े बयान का मतलब क्या है? सिंपली इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट स्टैटिक चार्जेस हो, यानी दो चार्जेस हो, छोटे छोटे चार्जेस हो और स्टैटिक हो मींस रेस्ट पे हो, तो उन दो स्टैटिक चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन पाया जाता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस सवाल का जवाब कूलम साहब ने कुछ इस तरह दिया था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हो, सपोज करें हमारे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। चूंकि दोनों सेम चार्जेस है, इनका नेचर सेम है, मींस यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब ये रिपेल, इस रिपल्शन का मतलब क्या होगा कि ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मींस रिपल्सिव फोर्सेस इन दोनों चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करेंगे। अब ये जो फोर्स होगा, सपोज करें इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होता है, ये फोर्स मैंने इसको नाम दिया है F1 और इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होता है इस चार्ज की वजह से, इस फोर्स को मैंने नाम दिया है F2। अभी F1 और F2 इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्सेस होंगी, यानी ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब कूलम्स लॉ के मुताबिक ये फोर्स कितना होगा? दैट फोर्स इज, कूलम साहब ने कहा कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा ये इस चार्ज और इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर इस चार्ज और इस चार्ज के मैग्नीट्यूड ज्यादा होंगे, मीन साइजेस बड़े बड़े होंगे, बड़े बड़े चार्जेस होंगे, तो इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स के साथ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये है अगर इन चार्जेस के साइज बढ़ते जाते हैं, बड़े बड़े चार्जेस है, तो इनके दरमियान जो फोर्स पाया जाता है वो फोर्स भी बड़ा होगा। अगर इन चार्जेस के साइजेस या इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स कम होंगे तो इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स पाया जाता है, ख्वाह वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, तो वो भी हमारे पास क्या होगा? कम होगा। मैथमेटिकली हम इस सारी सिनेरियो को किस तरह लिख सकते हैं? इस सारी सिनेरियो को मैथमेटिकली हम कुछ यूँ लिख सकते हैं दैट द फोर्स बिटवीन द चार्जेस F is directly proportional to the product of magnitude of charge number 1 and charge number 2। हमारे पास जो चार्ज नंबर 1 और चार्ज नंबर 2 है, इस चार्ज और इस चार्ज के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के साथ फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस अगर इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो इनके दरमियान पाया जाने वाला फोर्स जो है ये भी बड़ा होगा, मींस ज्यादा होगा। सिमिलरली कूलम साहब ने ये भी डिड्यूस कराया था, उसने ये भी डिराइव किया था कि हमारे पास इन दोनों चार्जेस के दरमियान इस डिस्टेंस के साथ फोर्स का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। इनवर्स का मतलब क्या है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान ये वाला डिस्टेंस हम कम करेंगे तो इनके दरमियान पाया जाने वाला जो फोर्स है ये हमारे पास ज्यादा होता जाएगा। अब किस तरह ज्यादा होगा? कूलम साहब ने टॉर्जन बैलेंस जो उसके पास अपैरेटस था
उस एपरेटस ने उसने ये रिलेशन कुछ यूं फाइंड किया था कि हमारे पास जो फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान, ये डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। डिस्टेंस के ऊपर आप क्या करेंगे, पहले स्क्वायर लेंगे, फिर उस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा वो इनवर्सली रिलेटेड होगा। मतलब क्या है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मतलब क्या है कि अगर इस चार्ज और इस चार्ज के दरमियान ये डिस्टेंस आप 2 गुना ज्यादा करेंगे, दोगुना करेंगे, डबल करेंगे, तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान ये कम होगा। कितना कम होगा, अगर ये डिस्टेंस आप 2 गुना ज्यादा करते हैं तो फोर्स जो होगा ये 4 गुना कम हो जाएगा। किस तरह 4 गुना, क्योंकि R के ऊपर यहाँ पर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। अगर R को आप 2 टाइम इंक्रीज करेंगे तो 2 के ऊपर स्क्वायर लेने से हमारे पास 4 आता है, तो F जो है, फोर्स जो है, ये हमारे पास 4 गुना जो है कम हो जाएगा। मतलब ये है हमारे पास 2 रिलेशन आ गए। द फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड फोर्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इस रिलेशन और इस रिलेशन को मैं कंबाइन करता हूँ, कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट रिलेशन नंबर 1 और रिलेशन नंबर 2 जो है दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ। कंबाइन करने से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। हमारे पास ये रिलेशन नंबर 3 आ जाता है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम ख़त्म कर देते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए आपको 2 काम करने होंगे। एक, आप इक्वलिटी का साइन लगाएंगे, दूसरा आप क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है एक कांस्टेंट भी लगाएंगे अगर किसी लॉ के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। तो मैंने क्या इस साइन को ख़त्म करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाया, उसके बाद मैंने एक कांस्टेंट लगाया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है, ये हमारे पास फोर्स का इक्वेशन आ जाता है। हमारे पास ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है K इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहा जाता है और इसको कूलम्स कांस्टेंट भी कहा जाता है और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। और इस K की जो वैल्यू है, इट्स वैल्यू इन SI सिस्टम एज, इस K की जो वैल्यू है दैट इज K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो K की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। हमारे पास जो K है इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन के अंदर या इस एक्सप्रेशन के अंदर एप्सिलॉन नॉट जो है, इस एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू होती है दैट इज 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। अब इसका मतलब क्या हुआ, K किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, K जो है इन 2 चार्जेस के दरमियान यहाँ पर पाया जाने वाला जो मीडियम है, इस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है, इस मीडियम की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, इस मीडियम की खूबी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या हुआ, कूलम ने जो एक्सपेरिमेंट कराए थे उसने चार्ज नंबर 1 और चार्ज नंबर 2 को पहले एयर के अंदर रखा था, स्पेस के अंदर रखा था, फिर उसके पास चार्जेस के अंदर जो फोर्स की वैल्यू आई थी वो एक और किस्म की वैल्यू आई थी। लेकिन इन्हीं चार्जेस को जब कूलम साहब ने किसी दूसरे मीडियम के अंदर रखा तो फोर्स की जो वैल्यू थी वो चेंज हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स की जो वैल्यू होती है वो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है। मीडियम क्या है, 2 चार्जेस के दरमियान, अगर 2 चार्जेस के दरमियान मीडियम जो है वो ईयर है या वैक्यूम है तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है दैट इज 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12। तो फोर्स की एक वैल्यू अलग वैल्यू आएगी। इसी तरह अगर हम इन दोनों चार्जेस को किसी और मीडियम के अंदर रखेंगे तो उसी मीडियम के लिए हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी। कितनी चेंज होगी वो डिपेंड करता है कि मीडियम आपने कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है। यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमारे पास क्या है, फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम की वो कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को क्या करती है, अलाउ करती है, परमिट करती है। उसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इस केस में हमारे पास
हमने यहाँ पर जो रिलेशन निकाला है ये हमारे पास फ्री स्पेस के लिए है या वैक्यूम के लिए हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह आता है। लेकिन हमारे पास ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है तो दूसरी बॉडी भी उसी फर्स्ट बॉडी के ऊपर क्या करेगी, फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेगी। ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड के लिहाज से इक्वल होंगे, लेकिन ये दोनों फोर्सेस डायरेक्शन के लिहाज से एक दूसरे के साथ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे या 180 डिग्री रिवर्स डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है फोर्स नंबर 1 इज इक्वल टू फोर्स नंबर 2। ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो F2 है, ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स जो लगाता है वो F1 है। ये दोनों फोर्सेस न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मींस F1 इज इक्वल टू F2, दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। 4 हमारे पास कांस्टेंट है, पाई हमारे पास कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास वैक्यूम के लिए कांस्टेंट है या एयर या स्पेस के लिए कांस्टेंट है, और इसकी स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी है, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो के आता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या कूलम्स कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या होता है और उसका डायमेंशन क्या होता है। एज वी नो दैट F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, जनरली हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। हम इस रिलेशन से K निकालते हैं, जब K निकालते हैं यहाँ पर Q1 Q2 K के साथ मल्टीप्लाई है, हमारे पास ये लेफ्ट यानी इस साइड पे लेफ्ट साइड पे ये शिफ्ट होके ये हमारे पास डिवीजन में आ जाएंगे। K इज इक्वल टू FR स्क्वायर, F के साथ R स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, Q1 Q2 को हमने यहाँ पर डिवाइड किया, सो K इज इक्वल टू FR स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। फोर्स के लिए हमारे पास यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस के लिए यूनिट होता है मीटर, चूंकि यहाँ पर डिस्टेंस के ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए मीटर स्क्वायर। एक चार्ज के लिए हमारे पास यूनिट होता है कूलम, दूसरे चार्ज के लिए भी हमारे पास यूनिट होता है कूलम, कूलम इंटू कूलम एज अ कूलम स्क्वायर। हमें पता है कि चार्ज Q इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। चार्ज के लिए हमारे पास यूनिट होता है कूलम, करंट के लिए हमारे पास यूनिट होता है एम्पेयर, और टाइम के लिए हमारे पास यूनिट होता है सेकेंड। अब हमारे पास डायमेंशन क्या होगा, इस यूनिट से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर से हम डायमेंशन निकालते हैं। सो K को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करेंगे, K विल बी इक्वल टू, न्यूटन के लिए हमारे पास डायमेंशन होता है MLT इनवर्स स्क्वायर। अगर आप लोगों ने डायमेंशन का टॉपिक नहीं सीखा है तो डायमेंशन के लिए मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ फर्स्ट ईयर के कोर्स में, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा। न्यूटन के लिए हमारे पास डायमेंशन MLT इनवर्स स्क्वायर, डिस्टेंस के लिए हमारे पास L, चूंकि मीटर के ऊपर स्क्वायर है तो इसीलिए L के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कूलम के लिए हमारे पास डायमेंशन होता है, चूंकि कूलम बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर का हमारे पास डायमेंशन होता है A, और टाइम का हमारे पास डायमेंशन होता है T, चूंकि कूलम 2 दफा हमारे पास आया है तो इसलिए AT इंटू AT, क्योंकि कूलम के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, M L और L मल्टीप्लाई होके L पावर 3, T के ऊपर -2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई A और A मल्टीप्लाई होके A स्क्वायर, T और T मल्टीप्लाई होके T स्क्वायर के बराबर आ जाएंगे हमारे पास। सो डायमेंशन ऑफ द कूलम्स कांस्टेंट विल बी इक्वल टू K विल बी इक्वल टू M L पावर 3 T पावर -4 इंटू A पावर -2। यहाँ पर हमारे पास T पावर -2 और यहाँ पर T इंटू T